हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का लेसन 7 अ विजिट टू कैम्ब्रिज पढ़ेंगे। और कैम्ब्रिज हम बता दें कि एक यूनाइटेड किंगडम में एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर पढ़ना अपने आप में एक बड़े गर्व की बात है। ठीक है। और इस अ विजिट टू कैम्ब्रिज को जो लिखा है वो मिस्टर फिरदौस कंगा एक पारसी थे, और ये बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे। एक राइटर थे, एक एक्टर थे, एक जर्नलिस्ट थे। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, हेवन ऑन व्हील्स, जिसमें उन्होंने अपने यूनाइटेड किंगडम के एक्सपीरियंसेस, जब वो यूनाइटेड किंगडम में थे तो सारे उसके एक्सपीरियंसेस लिखे। और इनकी एक बहुत फेमस फिल्म भी थी, इन्होंने लिखी थी सिक्स्थ हैप्पीनेस के नाम से। ठीक है। तो फिरदौस कंगा इज राइटर ऑफ दिस lesson. See, before you read, this is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled, as we now say. और ये जो है एक स्टोरी है जिसमें ऐसे दो एक्स्ट्राऑर्डनरी असाधारण लोगों की मीटिंग दिखाई गई है, और दोनों ही जो थे अपाहिज थे और डिफरेंटली एबल्ड, और वी नाउ से, और मतलब दोनों को अलग अलग तरह की अपंगता थी। स्टीफन हॉकिंस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंस जो हमारे समय के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ही सफ़र्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर and allows him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine-like voice. और स्टीफन हॉकिंस जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और वो पैरालिसिस से ग्रस्त थे। पैरालिसिस यानी कि उनको लकवा पड़ा हुआ था उनके शरीर पे, और जिसने की वजह से वो व्हील चेयर तक सीमित रह गए थे, है ना। कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर, कि उस लकवा ने उनको व्हील चेयर पे कर दिया था। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर। और जब उनको बोलना होता था तो उनके पास एक अपना पर्सनल कंप्यूटर होता था हर समय, तो उस पर वो बटन से कुछ लिखते थे, और वो कंप्यूटर जो था फिर वो मशीन की आवाज़ में अपना बोलता था। यानी कि जैसे आपने रोबोट को कभी सुना है, जो वैसे ही एक वो जिनको जो कहना होता था तो कंप्यूटर कीबोर्ड से उसमें पंच कर देते थे, और वो कंप्यूटर से वो आवाज़ आ जाती थी। क्योंकि वो पैरालिसिस था तो वो बोल नहीं सकते थे। फिरदौस कंगा इज़ अ राइटर एंड अ जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कंगा जो था एक पारसी थे ये, और एक राइटर थे, एक जर्नलिस्ट थे, या अखबारों में लिखते थे। और हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो रहते थे और मुंबई में काम करते थे और रहते थे। कंगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटिल बोन्स एंड टेंडेड टू ब्रेक ईजिली वेन ही वॉज अ चाइल्ड। और जब उनको उनको क्या बीमारी थी, जो मिस्टर कंगा थे, कि जब वो पैदा हुए थे तो उनकी बोन्स जो थी वो बहुत ही ब्रिटल थी, बहुत ही कमज़ोर थी, वीक थी, और कभी भी टूट सकती थी। ज़रा सा भी धक्का लगा तो टूट सकती थी। ये उनको बीमारी थी। तो इस वजह से ये तकलीफ़ उनको होती थी। लाइक हॉकिंस, कंगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर। और हॉकिंस की तरह वो भी जो है, कंगा भी जो थे व्हील चेयर पे ही मूव करते थे। यानी कि वो चलते फिरते नहीं थे, क्योंकि उनकी बोन्स बहुत फ्रेजाइल थी, बहुत कमज़ोर थी। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंजेस थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन ए व्हील चेयर, एंड हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल। और ये दोनों महान लोगों ने अपने थॉट्स, अपने विचार आपस में एक्सचेंज किए, एक दूसरे को के विचार जाने उन्होंने। और किस बारे में थे वो, कि व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन ए व्हील चेयर, कि व्हील चेयर पे रहने का, लाइफ जीने का क्या मतलब होता है। यानी कि दोनों ही चल नहीं सकते थे। व्हील चेयर उनको दी जाती है कि जो मूव नहीं कर सकते अपने आप। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड। और जो नॉर्मल लोग हैं, जब वो इस टाइप के अपंग लोगों को देखते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इस बारे में दोनों ने अपने थॉट से अपने अपने विचार पे बातें की थी। नाउ सी द लेसन। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड, एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट वेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर। और मिस्टर कंगा कहते हैं कि जो कैम्ब्रिज था
वो उनके लिए इंग्लैंड का एक रूपक था, मेटाफोरिक फिगर्स ऑफ स्पीच होती है, मतलब कैम्ब्रिज और इंग्लैंड दोनों उनके लिए एक ही बात थी, है ना। कैम्ब्रिज एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, एंड इट वॉज स्ट्रेंज, और ये बहुत अजीब सी बात है कि दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम टुगेदर ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, कि जब लेकिन उन्होंने छोड़ा वहाँ पर कैम्ब्रिज, तो एकदम उनके लिए सब कुछ बदल गया था, बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर, क्योंकि वे वहाँ पर स्टीफन हॉकिंस नाम के साइंटिस्ट से मिले थे। यानी कि जब वो स्टीफन हॉकिंस से मिले तो उनकी जो भी सोच पहले थी वो एकदम चेंज हो गई थी। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज that the guide mentioned Stephen Hawkins, the poor man who is quite disabled now, though he is worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. और जब वो मिस्टर कंगा जो थे एक अपने टूर पे थे कैम्ब्रिज के, तो वहाँ पर गाइड ने उनको बताया कि स्टीफन हॉकिंस के बारे में, और उस गाइड ने मिस्टर हॉकिंस को पुअर मैन, बेचारा कह के संबोधित किया, जो कि पूरी तरह क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो कि अपाहिज हो गए हैं अब, और जो एक बहुत ही योग्य सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है किसके, आइजैक न्यूटन के। यानी कि न्यूटन की सीट जो थी, जहाँ पर न्यूटन बैठा जिस पोजीशन पे थे, वो सीट उनके बाद स्टीफन हॉकिंस को दी गई थी, हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, जिनकी चेयर आइजैक न्यूटन की अभी भी जो है यूनिवर्सिटी में है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और अब वहाँ पर स्टीफन हॉकिंस की सीट हो गई थी वो, और अब वो लेकिन उनको लकवा हो गया था। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, एस्ट्रोफिजिस्ट होता है बच्चों, कि जो यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिस्ट, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद स्टार्स प्लैनेट्स एक्सेट्रा, कि फिजिक्स की एक ब्रांच है, और जो भी इसके जो एस्ट्रोफिजिस्ट होते हैं वो स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो कंगा कहते हैं कि एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, और कहते हैं कि मैं बिल्कुल भूल गया था कि जो पूरी तरह पैरालाइज्ड जो खगोल भौतिक विज्ञानी, इसको कहते हैं एस्ट्रोफिजिस्ट को हिंदी में, और जिन्होंने द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर, तब उनको कंगा को याद आता है कि अरे हाँ, वहाँ तो जो है इंग्लैंड में जो एक एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, जो खगोल भौतिक विज्ञानी है, और जिन्होंने एक किताब लिखी जो कि सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बिकी थी, बिकने वाली किताबों में से है, और उसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो वो भी यहाँ रहते हैं। व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, आई रस्ड टू ए फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट टेयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, फोन स्टीफन हॉकिंस हाउस। और जैसे ही कंगा कहते हैं कि उनका टूर वो जिस पे वो कैम्ब्रिज आए हुए थे, जैसे ही वो ख़त्म हुआ, वो दौड़ते हुए गए और उन्होंने एक फ़ोन बूथ पर, और उन्होंने उसकी जो कॉर्ड होती है, जो टेलीफोन का जो तार होता है ना, जो लैंड लाइन्स होते हैं, जो उनके तार होते हैं, वो बिल्कुल टूटने पे आ गया था, क्योंकि वो कंगा भी जो है वो व्हील चेयर पे थे, है ना, और व्हील चेयर लेके वो कोई टेलीफोन में तो बूथ में तो अंदर प्रवेश कर नहीं सकते थे, तो टेलीफोन का तार खिंच के बाहर लाया गया ताकि वो फ़ोन कर सके मिस्टर हॉकिंस के यहाँ उनसे मिलने के लिए। और बिल्कुल इतना तार खींचने में बिल्कुल तार बिल्कुल टेयरिंग हो जाता, बिल्कुल फटा जा रहा था तार, बिल्कुल जैसा लग रहा था कि टूट जाएगा। और तब जब तार आया तो उन्होंने जल्दी से फ़ोन बूथ से बाहर से बात की, फ़ोन स्टीफन हॉकिंस हाउस, और उन्होंने फ़ोन किया स्टीफन हॉकिंस के हाउस में। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। प्रोपेल्ड माई सेल्फ होता है अपने आप को आगे बढ़ाना। तो और उन्होंने वहाँ से टेलीफोन बूथ से उसको स्टीफन हॉकिंस का फ़ोन किया, तो उनके असिस्टेंट ने उठाया और मिस्टर कंगा ने उनको बताया कि हम इंडिया से व्हील चेयर पे आए हैं, और वो मिस्टर हॉकिंस से मिलना चाहते थे। क्यों? टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, कि उन्होंने जब ब्रिटेन में, इंग्लैंड में ट्रैवल किया तो अपने एक्सपीरियंसेस लिखना चाहते थे, तो वो इसके लिए मिस्टर हॉकिंस से भी मिलना चाहते थे। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस, इवन 10 minutes would do, half an hour he said, from 3:30 to 4। और उन्होंने इतना ही कह पाए थे कि 10 ही मिनट के लिए मिलना हो जाए मिस्टर हॉकिंस से,
तो वहाँ से पीछे से आवाज़ आई जो दूसरी तरफ लाइन में था, हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए, और टाइम था उनका 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक आप मिल सकते हैं उनसे अगले दिन। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और जैसे उनको पता लगा कि वो आधे घंटे के लिए मिलेंगे, तो वो एकदम से जैसे कि कमज़ोरी सी उन्होंने महसूस की कि आधे आधे घंटे इतने बड़े आदमी से मिलना। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। और कहते हैं कि एक अपंगता के संग बड़े होना, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, कि आप अपाहिज हैं और उसी के संग आप जब बड़े होते हैं, एंड यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, और आप बिल्कुल फेड अप हो जाते हैं यही सुनते सुनते कि हर आदमी आपसे ये कहता है कि भैया बहादुरी से काम लो, बहादुरी से काम लो, है ना। अगर डिसेबल्ड हो तो हर आदमी ऐसे ही बोलता है, तो वो जो अपाहिज होता है वो बेचारा और ज़्यादा निराश हो जाता है कि हर आदमी ऐसे ही कहता है। सो एज इफ़ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ चेक, और लोग ऐसे कहते हैं जैसे कि आप बिल्कुल साहस का एक आपका बैंक अकाउंट है और आपके पास चेक भी है, लेकिन आप उस चेक पे साइन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास बहुत साहस है, लेकिन आप अपनी साहसपन जो है, अपनी बहादुरी दिखा नहीं रहे हैं। तो जबकि तो वो इसलिए फेडअप हो जाते थे जब लोग उनसे ये कहते थे अरे बहादुरी से काम लो। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू। और कंगा साहब कहते हैं कि सिर्फ एक बात आपको बहुत मजबूत बनाती है, जब आप अपने जैसा, सीइंग समबडी लाइक यू, अपने जैसा दूसरा आदमी देखते हैं। ठीक है, अचीविंग समथिंग ही हो, जिसने बहुत कुछ बड़ा अचीव किया हो, यानी कि हर आदमी कहता है कि अरे तुम व्हील चेयर पर थोड़ा बहादुरी से काम लो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन उससे वो फेडअप थे, और वो कहते हैं कि जो आप स्ट्रांग उस बात से बनते हैं जब आप अपने जैसा आदमी देखते हैं दूसरा, और जिसने कि जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लिया हो। यानी कि कंगा साहब भी व्हील चेयर पे थे, है ना, उनको ब्रिटल बोन्स की वजह से वो कमज़ोर हड्डियां होती थी बचपन से ही, तो इसलिए वो व्हील चेयर पे रहते थे। और जो मिस्टर स्टीफन जो थे, वो भी व्हील चेयर पे थे, लेकिन उसके बाद भी इतने वर्ल्ड फेम के वो साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो कहते हैं इससे शक्ति मिलती है, ना कि सिर्फ ये कहने से। लोग ये कहते रहे अरे बहादुरी से काम लो, बहादुरी से काम लो, उससे वो फेडअप हो जाते थे। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच एंड फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। और कांगा साहब कहते हैं कि जब आप किसी ऐसे आदमी से मिलते हैं जिसने जीवन जो आपके जैसा है और जिसने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है, तब देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर, कि तब आप सोचते हैं कि कितना संभव है, कि आप कितने आगे तक जा सकते हैं जीवन में, यहाँ तक आप पहुँचना चाहते थे। यानी कि जब आप दूसरे आदमी को देखते हैं ऐसे कि जिसने इस हालत में भी इतना अचीव कर लिया, तो कहते हैं कि तब लगता है कि हाँ, हम जो बनना चाहते थे और वहाँ तक पहुँचा जा सकता है ना। उससे इनकरेजमेंट मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। आई हैवेंट बीन ब्रेव सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून। और जब अगले दोपहर को वो उनके गए, क्योंकि 3:30 से 4 बजे का टाइम था, तो इसलिए आफ्टरनून लिखा हुआ है, कि जब वो वहाँ पर गए तो उनकी डिसएम्बॉडीड होता है बच्चों, बिना शरीर वाला है, एग्जिस्टिंग विदाउट बॉडी, यानी कि उनका कंप्यूटर है, जो वो कंप्यूटर बोलता था और वो बोल नहीं पाते थे। तो जब उन्होंने कुछ पूछा तो मिस्टर हॉपकिंस ने कहा आई हैवेंट बीन ब्रेव, कि मैं बहादुर नहीं रहा हूँ। और ये आवाज़ किससे आई थी? सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, है ना, जो बिना शरीर वाला जो कंप्यूटर था वो बोल रहा था, क्योंकि उन्होंने पंच किया तो वहाँ से वही बोला, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस। तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, कि इतनी सृजनात्मकता के संग, इतनी क्रिएटिविटी के संग रहना अपनी इतनी अपनी रियल लाइफ में, और जबकि आपकी बॉडी जो है बिल्कुल डिसइंटीग्रेटेड है ना, कि मतलब ठीक से काम नहीं करती है, या कोई चॉइस है ये क्या? कि कोई ऐसा रहना चाहेगा कि जिसकी बॉडी ठीक से काम नहीं करती और वो क्रिएटिविटी के संग अपनी रियल लाइफ में आराम से रहता रहे? ये किसी की चॉइस होती है क्या? नहीं होती। बट आई केप्ट क्वाइट, मैं चुपचाप रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम। और क्योंकि वो जो भी क्वेश्चन उनसे कर रहे थे तो बाद में उनको लगता था अरे ये मैंने क्या पूछ लिया इनसे, है ना, तो हर बार उनको गिल्टी फील हो रही थी। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, और मैं उनको बार बार रिस्पॉन्ड के लिए फोर्स कर रहा था, है ना, तो उनको बार बार बुरा लग रहा था, क्योंकि उनको रिस्पॉन्ड देने में वो बोल नहीं पाते थे, तो वो सोचते थे फिर जो है
उसको लिखते होंगे कंप्यूटर पे कीबोर्ड से, है ना, तब कंप्यूटर बोलता था. There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him. और सिर्फ एक ही मूवमेंट वो कर पाते थे, ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट हिम, जो उनके लिए बचा था उनके शरीर के लिए, वो था कि अपनी उंगलियों से वो जो है कंप्यूटर का जो कीबोर्ड था उस पर कुछ वर्ड टाइप करने की कोशिश कर रहे थे. आई एम रिपीटिंग दिस लाइन. ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, उनके हाथ में जो छोटा सा स्विच था, यानी कीबोर्ड टाइप का कुछ होगा. तो ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, वो उस पर अपने वर्ड कंप्यूटर के वर्ड्स ढूंढ रहे थे. एंड विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, और यही मूवमेंट वो बस कर सकते थे, बाकी पूरी बॉडी उनकी पैरालाइज्ड थी. हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, और उनकी बहुत लंबी और पीली उंगलियां थीं, क्योंकि वो बीमार थे तो इसलिए पेल फिंगर्स लिखा है, जिनमें ब्लड ना हो, बहुत कम हो. या every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion. Frustrated exhaustion माने exhaustion होता है बहुत थकावट के कारण, और exhaustion एक frustrated होता है कि बिल्कुल इस असफलता के कारण उनको लिखने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कुछ. तो फिर हर थोड़ी देर में एवरी सो ऑफन, बार बार जो है उनकी आंखें जो थी उस थकावट के कारण बंद हो जाती थी, है ना, मिस्टर हॉपकिंस की, यानी कि उनको लिखने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी. एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश. एंग्विश होता है कष्ट, और मैं उनके ऑपोजिट साइड में बैठा था उनके सामने, तो मैं उनके कष्ट महसूस कर सकता था. द माइंड buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. buoyant होता है बच्चों कि बहुत सक्रिय. द माइंड buoyant, एक बहुत ही सक्रिय और जोश से भरा हुआ उनका दिमाग था, और विचारों से भरा हुआ. द माइंड buoyant with thoughts, है ना, खूब जोशीले विचारों से भरा हुआ उनका दिमाग था स्टीफन हॉकिंस का. दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, जो कि बड़े जमे हुए, जैसे फ्रोजन फ्रेजेस का मतलब है यहाँ पर कि चूँकि वो जो भी बात बोल नहीं पाते थे और अपनी बातों को वो लिख के टाइप करते थे, कंप्यूटर बोलता था. और जब कंप्यूटर बोलता था तो जैसे रोबोट बोलते थे, तो बिल्कुल वैसे, तो जिसमें कोई इमोशन नहीं होते, कोई वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं होता, है ना. जैसे कि अगर आपको किसी से कहना हो कि खड़े हो जाओ, तो फिर जो है तो आपका पता चल रहा है कि आप गुस्से से बोल रहे हैं. लेकिन अगर आप ऐसे कंप्यूटर बोल दे खड़े हो जाओ, ये करो, है ना, तो फिर जो है आपको वो पता नहीं चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं. आपकी फीलिंग्स से, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन से आपके ठीक से विचार प्रकट नहीं हो पाते. तो ये प्रॉब्लम उनको हो रही थी. आई एम रिपीटिंग. द माइंड buoyant विथ थाट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस. तो बस जो कुछ भी वो उनके विचार कंप्यूटर के थ्रू आ रहे थे तो बड़े फ्रोजन से लग रहे थे, क्योंकि उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं था, कुछ भी एक्सप्रेशंस नहीं थे. एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉप्सेस, और उनके सेंटेंसेस जैसे लाश हो जाती है ना, बिल्कुल अकड़ी, तो बिल्कुल अकड़े अकड़े जैसे रोबोट बोल रहा था, तो इस वजह से ऐसे लिखा हुआ है कि बिल्कुल रोबोटिक लैंग्वेज में बोल रहा था. उससे उनके वॉइस मॉड्यूलेशन ना होने के कारण एकदम से जो राइटर हैं उनको फील नहीं मिल रहा था कि वो स्टीफन हॉकिंस क्या कहना चाह रहे हैं या किस मूड में है. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. और मैंने कहा उनसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, अपंग होते हैं, वो हमेशा क्रॉनिकली की होता है, हमेशा दुखी रहते हैं. I know that's not true myself. Are you often laughing inside? और मैं जानता था कि ये सही नहीं है, कि ज़रूरी नहीं कि जो डिसेबल्ड हो वो खुश ना हो, वो दुखी ही हो. तो आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप कभी अंदर से हंसते हैं. सी द नेक्स्ट पेज. अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड. और जब उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि जो डिसेबल्ड होते हैं वो हमेशा दुखी होते हैं, तो 3 मिनट लग गए उनको ये रिस्पॉन्ड करने में. और उन्होंने लिखा, मिस्टर हॉकिंस ने, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी. कि जब उन्होंने कहते हैं जब लोग उनको जो है पैट्रोनाइज करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो उनको बड़ा मज़ा आता है ना. तो अम्यूजिंग लगता है उनको बहुत ही, कि जब पैट्रोनाइज होता है टू सपोर्ट, जब उनको. तो एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क. और जब राइटर ने ये पूछा कि आपको क्या गुस्सा आता है जब कोई मेरे जैसा आदमी आता है और आपको डिस्टर्ब करता है आपके काम में. द आंसर फ्लैश्ड येस. और मिस्टर हॉपकिंस ने कहा हाँ, और एकदम फ्लैश्ड मतलब तत्काल उत्तर आया एकदम उनका कि हाँ, आप मुझे जो है परेशान कर रहे हैं. देन ही स्माइल्ड
हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू, और वो कह के थोड़ा सा मुस्कुराए, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. और जब वो मुस्कुराए तो प्रोफेसर मिस्टर कंगा ने ऐसा महसूस किया कि जैसे वो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान के सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी कि वो जब इस मुस्कुराए तो बहुत उनको अच्छा लगा देख के कंगा साहब को। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspaper have turned three-dimensional. और कहते हैं कि जब उनकी पहली झलक देखी थी, फर्स्ट ग्लिम्स, जब उन्होंने प्रोफेसर साहब को, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस को देखा तो बहुत शॉकिंग थी, बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि वो जैसे लग रहा था कि कोई आदमी नहीं, कोई फोटोग्राफ है, क्योंकि पैरालाइज होने की वजह से उनकी बॉडी में मूवमेंट नहीं थे। और जैसा लगता था कि जैसे उन्होंने पिक्चरें प्रोफेसर स्टीफन हॉपकिंस की मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर में देखी है, लेकिन बस वो थ्री डायमेंशनल हो गए हैं। थ्री डायमेंशनल का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी है, क्योंकि वो जीते जागते आदमी बैठे थे, लेकिन बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, तो बिल्कुल फोटोग्राफ ऐसे बैठे हुए थे बस। चूँकि वो एक सजीव आदमी थे इस समय, तो इसलिए उसको थ्री डायमेंशनल कहा गया है। Then you see the head twisted sideways into a slump. Slump होता है कि एकदम गिरावट, है ना, और उनका जो सर जो था एक तरफ गिरा हुआ था मिस्टर हॉपकिंस का, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि वो पैरालाइज थे। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और उन्होंने एक पीली नीले रंग की शर्ट पहने हुई थी, और टॉर्सो होता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, देखिए सामने बगल में लिखा भी हुआ है, तो और उनका ऊपरी हिस्सा जो था एक पीली नीली सी शर्ट के अंदर घुसा हुआ था। श्रंक तो मतलब एकदम नेचुरली उनकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही होगी, तो इसलिए ऐसा लिखा है कि श्रंक। द वेस्टेड लेग्स, यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, और जो है उनकी आंखें जो थी ऐसा लगता था कि जो बोल सकती हैं स्टिल अभी भी, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और उनकी आंखें कुछ बड़ा और कुछ अर्जेंटली ऐसा कुछ कहना चाह रही थी। इट्स हार्ड टू टेल व्हाट, ये बहुत मुश्किल है कि वो क्या कहना चाह रही थी, बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। लेकिन जो है, जो उनको देख के ऐसा लगता था कि जो कुछ ऐसा कि जो आपको पूरा अंदर से हिला दे, और जैसा कि आपने कभी सोचा भी ना हो। यानी कि उनकी प्रोफेसर जो स्टीफन हॉपकिंस थे, उनकी जो है आंखें कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो चूँकि बोल नहीं पा रहे थे, तो ये कंगा साहब को कहते हैं कि इट्स हार्ड टू टेल कि व्हाट की क्या कहना चाह रही हैं, बहुत मुश्किल है बताना। तो आगे देखिए। बिफोर यू लाइक ए लैंटर्न हुज वॉल्स आर worn सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड। और जैसे कि वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई एक लालटेन होती है, लैंटर्न होता है लालटेन, जिसकी दीवारें जो है बहुत टूट गई हों, है ना, जिसके यानी कि लालटेन के जो चारों तरफ शीशा लगा होता है ना, वो बहुत ब्रोकन हो, पुराना सा हो, टूटा फूटा सा हो, लेकिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, लेकिन आपको उस अंदर की लाइट की झलक दिख रही हो। तो इज़ द इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन, और इनकैंडेसेंस माने भी लाइट ही होता है, देखिए लिखा है इनर ग्लो ऑफ लाइट, और यही जो है आदमी का इनर ग्लो है, अंदरूनी चमक है। यानी कि प्रोफेसर जो स्टीफन थे, इतने उनकी बॉडी मूव नहीं कर सकती थी, लेकिन जो उनके अंदर के दिल की बात थी, जो एक ज्ञान भरा दिल, एक अच्छा दिल था, वो महसूस किया जा सकता था। जैसे कि टूटी हुई लालटेन कि भले ही उसकी बॉडी उसकी टूटी हुई हो, लेकिन लाइट, उसकी चमक जो है, जो इनर ग्लो था होता है, वो देखा जा सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही महसूस कर रहे थे कंगा साहब स्टीफन साहब से मिलके। ठीक है, तो आगे देखिए। द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट, और वो एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज़। तो कहते हैं कि जो बाहर की बॉडी है वो बिल्कुल इररिलेवेंट होती है, कि उसका कोई ख़ास मतलब नहीं होता, कि लाइक अ केस मेड ऑफ शेडो, जैसे कि छाया का एक केस हो। सो दैट आई नो बिलीवर इन इटर्नल सोल, और अभी तक वो जो थे इटर्नल सोल में बिलीव नहीं करते थे। नाउ नो दैट दिस इज़ वॉट ईच ऑफ अस इज़, एवरीथिंग एल्स एन एसेसरी। और लेकिन अब उनको लगता था कि ये सब जित एसेसरी होता है, बिल्कुल साजो सामान जो सजाने के लिए होता है, कि सब कुछ जो है बॉडी जो है आपकी बाहरी बॉडी एकदम साज का सामान है, अगर सुंदर है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, लेकिन ये साज का सामान है। मेन क्या चीज़ होती है, आपकी सोल, इट शुड बी वेरी गुड।
What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. और मैं उनसे पहले पूछ चुका था कि एक अपाहिज होने की सबसे अच्छी बात क्या है. तो आई डोंट थिंक देर इज़ एनी थिंग गुड अबाउट बींग डिसेबल्ड. तो प्रोफेसर स्टीफन ने कंप्यूटर के थ्रू बताया उनको कि मुझे नहीं लगता कि जैसे अपाहिज होने में कुछ अच्छी बात भी है. आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड. और फिर कांगा साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि सिर्फ अगर डिसेबल्ड होने पर सिर्फ ये पता लगता है कि कितनी दयालुता है संसार में. क्योंकि जब कोई अपाहिज होता है तो सब लोग उसके प्रति थोड़े सहानुभूति रखते हैं ना, दया दिखाते हैं ना, तो बस ये पता लग जाता है कि कितनी वर्ल्ड में काइंडनेस है. इसके अलावा तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई डिसेबल्ड होने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा हो. येस, ही सेड इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो फ्लक्शन, नो शेड्स और टोन. और यहाँ पर फिर वो कहते हैं, उन्होंने कहा येस, और ये कहते हैं कि जो उनकी वॉइस जो कंप्यूटर के थ्रू आ रही थी उसका ये डिसएडवांटेज था, ये उसका नुकसान था कि उसमें कोई इन्फ्लेक्शन नहीं था, नो शेड्स नो टोन. यानी कि कोई भी इन्फ्लेक्शन मैंने लिखा है, देखिए, राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग, कि जब वो बोल रहे थे तो कोई बोल का उतार चढ़ाव नहीं था, तो कोई एक्सप्रेशन लेस थी, क्योंकि कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में बोल देता था जिसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं आते थे. तो एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विद मी. तो राइटर कहते हैं कि मैं नहीं आपको बता सकता इसलिए कि कितनी इंथुजियाज्म से उन्होंने ये बात मुझसे एग्री की. कि जब उन्होंने कहा येस तो कंप्यूटर ने कह दिया येस, तो फिर जो है उनको नहीं पता चला कि उसमें वो कितने इंथुजियास्टिक हैं. कोई अगर बोलता मुंह से तो हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके एक्सप्रेशन से, उसके वॉइस मॉड्यूलेशन से, उतार चढ़ाव से हम लोग समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है. लेकिन उसी बात को जब कंप्यूटर बोलता है बिना इमोशंस के, तो वो उनको नहीं समझ में आ रहा था कि वो मेरी बात से कितना सहमत है. एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम. और हर बार कंगा साहब कहते हैं कि मैं अपनी चेयर शिफ्ट करता था और अपनी घड़ी के अपनी कलाई मोड़ के अपनी घड़ी देखता था, क्योंकि आधे घंटे का टाइम मिला था ना उनको मिलने के लिए. आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट. और वो चाहते थे कि वो हर मिनट का जो 30 मिनट उनको मिलने के मिस्टर स्टीफन से मिले हैं हम, तो वो 30 मिनट का यूज़ करना चाहते थे. कि I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. और exhilaration होता है आनंद, है ना, और possibilities क्षमताएं. तो जब वो कंगा साहब कहते हैं कि जब मैं प्रोफेसर स्टीफन हॉपकिंस से मिला तो वहाँ पर उनकी बॉडी में कि एक बहुत ही एक आनंददायक, एक उनकी जैसे लग रहा था उनकी क्षमताएं बढ़ गई, यानी कि बहुत ह्यूज रिलीफ मिला उनको. यहाँ पर लिखा है कि उनको बहुत आनंद मिला और बहुत ही एक चैन मिला अंदर से, और जैसे लगता है कि उनकी काम करने की क्षमता बढ़ गई हो. एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, उनकी क्षमता बढ़ गई हो. हाउ लिटिल इट मैटर्ड देम दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. तो कहते हैं कि कितनी छोटी सी बात है, कितना छोटी सी मामला है कि मैं कभी चल नहीं पाया या कभी खड़ा भी नहीं हो सका, ये बहुत छोटी सी बात है. आई टोल्ड हिम how he had been an inspiration beyond cliché for me and surely for others. Did that thought help me? और फिर मैंने उनको बताया, कंगा साहब कहते हैं कि मैंने प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस को बताया कि वो कितने मेरे लिए प्रेरणादायक रहे हैं, इंस्पिरेशनल बियॉन्ड क्लिचे फॉर मी, और एंड श्योरली फॉर अदर्स, और लोगों के लिए भी. और ये बड़ी क्लिचे होता है कि बड़ी घिसी पिटी बात है कि हाँ, सब लोग कहते हैं ना कि जैसे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बड़ा इंस्पिरेशन मिला है ना, तो कहते हैं बहुत घिसी पिटी, हर आदमी ऐसे ही कहता है, इसको क्लेचे कहते हैं. डिड दैट थॉट हेल्प हिम? और उन्होंने पूछा कंगा साहब ने स्टीफन से साहब से कि जो है कि लोग जब ऐसे कहते हैं कि आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिली, तो क्या ये थॉट जो आपको हेल्प करता है, आपको उससे खुशी मिलती है? नो, ही सेड. उन्होंने कहा नहीं. एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क. और वो कहते हैं कि मुझे कितना लगता है कि मैं कितना जो है मूर्ख था कि मैंने ये पूछा उनसे. खुद ही कंगा साहब कह रहे हैं, व्हेन योर बॉडी इज़ क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे. क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है बच्चों कि बहुत छोटा सा और दम घुटने वाला. यहाँ पर लिखा भी है वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग,
है ना। और यहाँ के जब आपकी बॉडी जो है एक बहुत ही उसको जो है बहुत, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा कमरा है, बहुत छोटा सा, जहाँ दम घुटा जा रहा है और जिसकी दीवारें जो हैं और दिन पे दिन पतली होती जा रही हैं, है ना, और घुटने वाली होती जा रही है, पास आती जा रही हैं दीवारें, तो कैसा आदमी महसूस करेगा। इट डज़, वही वो कहना चाहते हैं कि जब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तब मुझे लगा कि भैया ये कितनी बेवकूफ़ी का क्वेश्चन पूछ लिया। और जो है एक आदमी जो दिन पे दिन जिसकी स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, तो वो कैसा फील करेगा। इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। और कहते हैं कि इसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है कि बाहर के लोग जो है जब आपको देखते हैं अपाहिज, कि कोई अपाहिज बैठा हुआ है, तो स्माइल करते हैं और आपको एडमायर करते हैं कि हाँ चलो भैया, और ब्रीदिंग स्टिल के अभी भी चल रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या खास बात है। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। तो जब कंगा साहब उनसे पूछते हैं कि आप कोई अपाहिज जो लोग होते हैं उनके लिए कोई सलाह देना चाहेंगे क्या, ताकि उनकी लाइफ जो है अच्छी हो सके। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। तो उन्होंने सलाह दी कि उनको उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम। और प्रोफेसर स्टीफन के हिसाब से कि जैसे कि डिसेबल्ड अपाहिजों के जो ओलंपिक्स होते हैं वो बिल्कुल बेकार की बात है, वेस्ट ऑफ टाइम है ना। वो जो आदमी जिसमें अच्छा है उसको उसी में एक्सेल करना चाहिए। आई नो वॉट यू मीन। और कंगा साहब कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपका मतलब क्या है। आई रिमेंबर द ईयर्स आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज, एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। और कहते हैं जब उन्होंने ये कहा कि जो आदमी जिसमें अच्छा हो सकता है, जो जिसमें कर सकता है, उसी को उसी में एक्सेल करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे याद है कि जो एक बार उनको जो है स्पेनिश गिटार बजाने का शौक़ चढ़ा था, और जो कि उनसे भी थोड़ा बड़ा था गिटार। तो फिर उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो है बाद में उन्होंने उसके अनस्ट्रिंग कर दिया, उसके तार तोड़ दिए, बहुत ही खुशी से तार तोड़ दिए कि नहीं, मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो ज़बरदस्ती, जो जिसमें अच्छा नहीं है तो उसमें ज़बरदस्ती उसमें लगे रहने का कोई मतलब नहीं है। जो जिसमें अच्छा होता है उसको उसी में एक्सेल करना चाहिए, उसी में आगे बढ़ना चाहिए। द हाफ आवर वॉज अप, आई थिंक आई हैव ऑनर्ड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर। और उन्होंने कहा कि आधा घंटा हो चुका था और मैंने उनसे कहा कि मैं काफ़ी आपको परेशान कर चुका हूँ। अनवाइड मतलब गुस्सा होता है, लेकिन यहाँ पर कहने का तरीका है कि मैंने आपको परेशान किया। और आई सेड ग्रीनिंग, और मैंने बहुत ही खिसियानी हंसी हंस के, ग्रीनिंग होता है बहुत ही खिसियानी हंसी हंस कर उनसे कहा, और थैंक यू बोला उनको। स्टे, और उन्होंने कहा कंप्यूटर के लैंग्वेज के थ्रू, रुको, आई वेटेड, और मैंने इंतज़ार किया। हैव सम टी, और उन्होंने उनको कहा कि चाय पी के जाओ। आई कैन शो यू द गार्डन, और मैं तुमको अपना गार्डन दिखा सकता हूँ, स्टीफन हॉकिंस ने कंगा साहब से कहा। द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, और उनका गार्डन इतना बड़ा था जैसे कि कोई पार्क। बट स्टीफन हॉकिंस कवर्ड एवरी इंच, रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर while I dodged to keep out of the way। रम्बलिंग होता है कि जो उनकी शोर करते हुए चलना, और उनका गार्डन बिल्कुल पार्क की तरह पड़ा था, लेकिन उन्होंने हर एक इंच अपना पार्क दिखाया उनको। और वो अपने जो उनकी व्हील चेयर थी वो शोर मचाते हुए चल रही थी, और मोटराइज्ड थी क्योंकि उसमें एक मोटर लगी हुई थी। और वाइल आई डॉज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे, और डॉज्ड होता है कि बचना, है ना। और मैं अपना रास्ता बचा बचा के चलता था, यानी कि उनकी जो व्हील चेयर थी वो मोटराइज्ड थी, तो उसकी वो अब शोर मचाते हुए चलती थी, और पूरा उन्होंने पार्क दिखाया, और ये अपनी व्हील चेयर पे थे, वो अपनी व्हील चेयर पे। वी कुडेंट टॉक वेरी मच, हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, क्योंकि सूरज की वजह से वो साइलेंट हो गए। और कैसे, यानी कि जब वो दोपहर को 3:30 से 4 बजे तक का समय था उनका, और 4 बजे का जब वो तो गार्डन में आए तो सूरज निकला हुआ था। तो जो सूरज जब आप खुले कंप्यूटर को गार्डन में रख देंगे तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते ना स्क्रीन कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। तो वो उनको दिक्कत हो रही थी, तो सूरज की वजह से वो साइलेंट हो गए थे, यानी कि वो उसमें देख नहीं पा रहे थे कि वो क्या लिखें, और फिर कंप्यूटर ही बोलता, तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पाए।
आप कभी अपने मोबाइल फ़ोन जैसे कभी किसी का अपने मम्मी पापा का आप दोपहर के समय बाहर लेके जाइए तो दिखाई नहीं देता कि दोपहर को बिल्कुल चमक की वजह से, तो वही प्रॉब्लम हो रही थी। तो द सन मेड हिम साइलेंट, ये मतलब है उसका। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, कि जो उनकी स्क्रीन पे जो लेटर्स वो छाप रहे थे वो बिल्कुल गायब हो जा रहे थे चमक की वजह से। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, और 1 घंटे बाद हम जो है मतलब हम लोग अब अलग होने वाले थे। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करूँ। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं उनको किस भी नहीं कर सकता था और रो भी नहीं सकता था क्योंकि दोनों ही व्हील चेयर पे थे। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इन टू द समर इवनिंग, और मैंने उनके बाद शोल्डर छुए, कंधे छुए, और अपनी मैं व्हील चेयर पे धीरे से उस गर्मी के मौसम की शाम में बाहर आ गया। दो ही वॉजेंट वॉचिंग हिम, हालांकि वो जो है उसको जब वो जा रहे थे कंगा बाहर तो उसको नहीं देख रहे थे। एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन, आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन कि आई लुक्ड बैक, और जब वो कंगा सब जा रहे थे तो कहते हैं कि मैंने पलट के देखा, एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मैं जानते थे कि वो वेव कर रहे थे, यानी कि हाथ हिला के बाय कर रहे थे। दो ही वॉजन, हालांकि वो नहीं कर रहे थे। कि वो इन्होंने पलट के देखा, इनको लगा कि शायद वो हाथ निकला के बाय करेंगे, लेकिन ऐसा वो नहीं था, ऐसे वो नहीं कर रहे थे। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, और उनको उस बहादुरी के संग देखने पे उनको ऐसा लगा कि द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन, कि जो मैं जिस बात पे भरोसा करता था और मैं जिस बात पे हमेशा चाहता था, और आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, और मैं जानता था कि मेरी जर्नी जो कैम्ब्रिज की थी वो पूरी हो गई है फॉर नाउ, और अब ऐसा ही था। तो ये फिरदौस गंगा साहब ने लिखा है, जिसमें स्टीफन हॉपकिंस के बारे में उन्होंने लिखा है। और आई हैव अपलोडेड क्वेश्चन आंसर्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स of this lesson on the same channel. Work hard, go through with this lesson. Thank you so much.